हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझसे पहले मिस हो गया था, वो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने से पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है टेस्ट क्रॉस। जब हमने मेंडल के लॉस पढ़े थे तो हमने देखा था कि उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्रू ब्रीडिंग प्लांट से स्टार्ट किए थे। तो जब तक हमें ये पता रहेगा कि प्लांट्स का जीनोटाइप क्या है, तब तक हम उसके आने वाली प्रोजेनी का जीनोटाइप भी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी प्लांट का जीनोटाइप नहीं पता, तब हम क्या करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्लांट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस? अभी हम एग्जांपल के लिए हाइट ले लेते हैं। प्लांट टॉल या ड्वार्फ हो सकता है। तो ड्वार्फ के केस में हमें पता है कि जो जीनोटाइप है वो हमेशा स्मॉल टी ही होगा, क्योंकि रिसेसिव जीनोटाइप के लिए हमारे दोनों एलील्स सेम होने जरूरी है। इसीलिए हमें पता है कि रिसेसिव के केस में हमेशा होमोजाइगस एलील्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन टॉल है तो टॉल में कैपिटल टी भी हमारा जीनोटाइप हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी भी हमारा जीनोटाइप हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जीनोटाइप क्या है? इसका सोल्यूशन भी मेंडल ने ही दिया था, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जो भी हमारा अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट है, उसकी हम क्रॉसिंग रेसेसिव होमोजाइगस ट्रेट वाले प्लांट के साथ करवाते हैं। अब इस एग्जांपल को समझते हैं। सपोज कैपिटल टी है तो उसकी भी हम स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस रेसेसिव जो कैरेक्टर है उसके साथ करवाएंगे क्रॉसिंग, या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसकी भी हम करवाएंगे स्मॉल टी के साथ। तो फर्स्ट केस में हमारा बनेगा कैपिटल टी यानी कि टॉल प्लांट। हमें पता है कि अगर हमारा अननोन कैपिटल टी होगा तो वो हमेशा सारे प्लांट्स F1 प्रोजेनी में टॉल ही बनाएगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस भी था कि अगर एक होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट का क्रॉस होगा तो F1 प्रोजेनी में हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही विजिबल होगा। लेकिन अब इस केस में बात करें तो यहाँ हमारे पास दोनों एलील्स प्रेजेंट थी, तो हमारा टॉल टाइप के प्लांट भी बनेंगे और हमारे ड्वार्फ प्लांट भी बनेंगे। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो अननोन जीनोटाइप था वो क्या था, क्योंकि अगर दोनों सेम है कैपिटल टी तो सारे प्लांट्स टॉल बनेंगे। लेकिन अगर एक टॉल और एक ड्वार्फ वाला एलील प्रेजेंट है तो टॉल प्लांट भी बनेंगे F1 जनरेशन में और ड्वार्फ प्लांट भी बनेंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। बट क्या हम ह्यूमंस में ऐसा कर सकते हैं? नो, राइट। सो अगर हम ह्यूमंस के केस लें तो इसमें कंट्रोल प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। जब भी हमें किसी इंडिविजुअल में जीन्स के बारे में पता करना होता है, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई डिसऑर्डर है तो हम क्या चेक करते हैं कि क्या ये ट्रेट उसकी फैमिली में जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। और अगर ऐसा कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इस एनालिसिस को, जिसमें हम किसी इंडिविजुअल की फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं ट्रेट्स के एनालिसिस के लिए, तो उसे हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ओके, तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है? स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, स्टडी अबाउट एनी स्पेसिफिक ट्रेट। तो पेडिग्री एनालिसिस का मेन यूज किसी स्पेसिफिक ट्रेट या एबनॉर्मेलिटी या डिसऑर्डर को ट्रैक करना होता है कि वो इनहेरिटेड है या नहीं। अभी हमें पता है कि सारे ट्रेट्स जीन कंट्रोल करते हैं, और जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? डीएनए में, जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। तो जब डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसके साथ साथ डिसऑर्डर्स या एबनॉर्मेलिटीज या स्पेसिफिक ट्रेट भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस में हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जो फिगर में आपको दिख रहे हैं। मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को सर्कल से। ये है अनस्पेसिफाइड सेक्स। अफेक्टेड इंडिविजुअल यानी कि अगर किसी को कोई एबनॉर्मेलिटी है तो हम उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। मेटिंग के लिए हम सिंगल लाइन यूज करते हैं। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के लिए डबल लाइन। पेरेंट्स हमेशा ऊपर रहेंगे और चिल्ड्रन उनके नीचे। ये पेरेंट्स है, हमने मेटिंग शो किया सिंगल लाइन से, देन उसके बाद उनके चिल्ड्रन हमें नीचे दिखाए। और ये याद रखना, जो चिल्ड्रन है इनका भी ऑर्डर लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि ये जो लेफ्ट वाला है ये एज में बड़ा होगा राइट वाले से। अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड है यानी कि पेरेंट्स नॉर्मल है, उन्हें कोई डिसीज नहीं है, लेकिन जो चाइल्ड है उसको कोई डिसीज है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रेड कलर से। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस करते कैसे, ये आगे हमें एग्जांपल से समझ आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं डिसऑर्डर्स पर। दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, फर्स्ट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर उन्हें कहते हैं जब किसी सिंगल जीन में ऑल्ट्रेशन या म्यूटेशन होती है। हमेशा याद रखना कि सिंगल जीन में ऑल्टरेशन है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। पेडिग्री एनालिसिस से हम इन डिसऑर्डर्स को ट्रेस कर सकते हैं। अब जो एग्जांपल आज हम देखने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के, वो है हीमोफीलिया,
सिकल सेल एनीमिया एंड फेनाइलकेटोनुरिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डोमिनेंट या रिसेसिव कुछ भी हो सकते हैं या सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं और ऑटोसोमल भी हो सकते हैं। ये अभी आगे समझ आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है हीमोफीलिया। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। अब ये आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि ये सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या है कि सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ये पास होगा। तो इस डिसीज में होता क्या है कि एक प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसका नॉर्मल फंक्शन ऑल्टर हो जाता है। जब इसका फंक्शन ऑल्टर हो जाएगा तो इसका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो अब क्या होगा कि किसी इंडिविजुअल में अगर ये प्रोटीन ऑल्टर हो गया है तो उसे छोटी सी भी इंजरी होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती जाएगी। क्योंकि ये रेसेसिव डिसीज है तो फीमेल में ये डिसीज होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम्स का अफेक्टेड होना जरूरी है, यानी कि जो अफेक्टेड फीमेल है उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम्स अफेक्टेड होंगे और अफेक्टेड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स ए से। और क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा तो वाई क्रोमोसोम है, तो ये जो एक है अगर ये एक अफेक्टेड है तो भी मेल अफेक्टेड होगा। ठीक है, लेकिन अब तीसरा केस आता है जब एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है फीमेल में और दूसरा नॉर्मल है, तो ये फीमेल कैरियर होती है। कैरियर का मतलब ये है कि उससे तो डिसीज नहीं है, बट अगर उसका क्रॉस किसी नॉर्मल मेल के साथ हो गया तो जो मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा उसको ये डिसीज हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कैरियर फीमेल है, इसका हम किसी नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस करवाते हैं। ये नॉर्मल मेल है एक्स वाई, एक्स ए अफेक्टेड वाला एलील और एक्स नॉर्मल वाला, और ये एक्स वाई। तो क्या होगा कि ये एक्स ए एक्स बनेगा जो फीमेल होगी, ये फीमेल क्या होगी, ये कैरियर होगी। लेकिन ये जो बना मेल एक्स ए वाई, अब इसका एक ही मेल में एक्स है और वो भी अफेक्टेड है, यानी कि ये अफेक्टेड होगा। तो कैरियर का मतलब क्या हुआ कि उसे डिसीज नहीं है बट उसकी वजह से डिसीज आगे जनरेशन्स में पास हो रहा है। ओके, क्वीन विक्टोरिया की जो फैमिली है उनमें भी हीमोफीलिया काफी जनरेशन से प्रेजेंट है और जो क्वीन विक्टोरिया है वो खुद इस डिसीज की कैरियर थी। अब नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है। ये डिसीज जिस एलील से कंट्रोल होता है वो है एच बी। अब ये जो एलील है इसके दो फॉर्म है, एच बी ए एंड एच बी एस। एच बी ए जो है वो नॉर्मल है और एच बी एस जो है वो अफेक्टेड है। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल में एच बी ए प्रेजेंट होगा तो वो इंडिविजुअल नॉर्मल होगा। किसी में एच बी एस प्रेजेंट होगा तो वो अफेक्टेड होगा। जिसमें एच बी ए होगा कैरियर होगा। अब इस डिसीज में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें 7 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हम 7 अमीनो एसिड्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इनका जो सीक्वेंस होता है वो होता है वेलेन या वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उनमें ये जो 6th पोजीशन वाला ग्लूटामिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा वेलिन में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड को जो कोड करता है कोडोन वो है जीएजी। अफेक्टेड इंडिविजुअल में ये जो जीएजी है ये कन्वर्ट हो जाता है जीयूजी में, और जीयूजी में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन कोड करता है। तो जिसमें भी ये चेंज आएगा उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन लग जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आरबीसीज होती हैं वो राउंड की जगह क्रीसेंट शेप की हो जाएंगी। पहले आरबीसीज नॉर्मल जो होती हैं वो राउंड शेप की होती हैं, बट इस डिसीज में वो क्रीसेंट शेप की ऐसे हो जाएंगी थोड़ा। इसको हम सिकल शेप भी बोलते हैं। और जब इन सेल्स का शेप चेंज हो जाएगा तो अब ये नॉर्मल सेल के जितना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे। अब ये डिसीज ट्रांसमिट कैसे होता है, हम ये पेडिग्री जो बन रखा है हमारा चार्ट इसी से समझते हैं इस डिसीज को। हमें दिख रहा है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये नॉर्मल है, लेकिन इनके जो ऑफस्प्रिंग है ये कुछ कुछ अफेक्टेड है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पेरेंट्स हैं ये दोनों कैरियर हैं। ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है, ये हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिसे भी ये डिसीज है उसके दोनों एलील्स अफेक्टेड होंगे। तो एक एलील जो आया है वो उसका मदर से मिलेगा और दूसरा एलील उसके फादर से मिलेगा। तो ये जो मेल है इसके एच बी एस और एच बी ए होगा और जो फीमेल है उसमें भी एच बी एस और एच बी ए होगा। अब क्या होगा यहाँ समझते हैं। ये मान लो मेल और एच बी एस एच बी ए, ये मान लो फीमेल। कोई इंडिविजुअल तो होगा जिसमें एच बी एस बनेगा और वो इंडिविजुअल ये है जो कि अफेक्टेड है। इस केस में भी हमें सेम दिख रहा है कि ये जो फीमेल है ये कैरियर है और ये जो मेल होगा ये भी कैरियर होगा। ठीक है, तो इनका जो ऑफस्प्रिंग है वो एक अफेक्टेड हो गया। अब आते हैं थर्ड डिसऑर्डर पे जो है फेनाइलकेटोन्यूरिया। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। ये डिसीज इन्फेंट स्टेज में ही डायग्नोस कर लिया जाता है। इस डिसीज में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में एक एंजाइम जो कि फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में,
वो एंजाइम एब्सेंट होता है तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो जब फिनाइल एलेनिन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में और उसके कुछ डेरिवेटिव्स में, और फिर जब ये फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है तो ये मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, मतलब इंडिविजुअल का ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे। तो हमने देखा था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं, जब एक सिंगल जीन ऑल्टर हो जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तब होंगे जब एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम ऑल्टर हो जाएगा। अब कॉसेस पे आते हैं। फर्स्ट है एन्यूप्लॉइडी। देखो क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं इक्वली, मतलब एक क्रोमोसोम है ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली यही होना चाहिए सेल डिवीजन में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेपरेशन हो रहा है दो सिस्टर क्रोमैटिड में ये नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या होगा कि एक सेल है, उस सेल में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये बस हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब होना क्या चाहिए कि जब ये सेल दो सेल में डिवाइड होगा तो हाफ हाफ दोनों सेल में जाना चाहिए सिस्टर क्रोमैटिड्स को, बट कभी कभी ये सेपरेशन नहीं हो पाता इनके बीच में, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है इनके बीच में सेपरेशन नहीं हो पाता। इसकी वजह से या एक ही में पूरा चला जाएगा क्रोमोसोम और दूसरा खाली रह जाएगा। तो जब क्रोमोसोम का गेन होगा या लॉस होगा तो उसको हम बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। बट जब पूरा क्रोमोसोम्स का सेट डबल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब पूरा सेट कैसे डबल होता है, सेल डिवीजन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके स्टेप्स होते हैं। प्रोफेज आता है पहले, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है और फिर टीलोफेज आता है। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। तो ये जो चार फेजेस है इनमें तो क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, और जो साइटोकाइनेसिस है इसमें क्या होगा, सेल दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो मान लो कि ये एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट था। अब क्या हुआ कि सेल डिवीजन हुआ और ये चारों के चारों स्टेप्स प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज चारों हुए और क्रोमोसोम जो है वो डबल हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। कोई भी रीजन हो गया, किसी भी एरर की वजह से साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, सेल तो डिवाइड नहीं हुई लेकिन क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मोस्टली प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, ह्यूमंस में एन्यूप्लॉइडी ही होता है। अब ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, पहले भी देख चुके हैं। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। अब कभी कभी एक कॉपी क्रोमोसोम की डिलीट हो जाती है या एक कॉपी ऐड हो जाती है। हम सेक्स क्रोमोसोम का एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्स एक्स या एक्स वाई, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब सपोज एक क्रोमोसोम की कॉपी ऐड हो गई, यानी कि ये एक्स एक्स थे, इनमें एक एक्स और लग गया, एक एडिशन हो गया। या एक्स वाई की बात करें तो एक्स एक्स वाई एक ऐड हो गया। तो जब एक कॉपी ऐड होती है इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमिक का रीजन क्या है समझ आ रहा है ना, क्योंकि 3 एलील्स हैं अब तो इसलिए हम इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। और दूसरा केस क्या होता है कि एक डिलीट हो जाए हमारा एलील, तो अगर ये एलील डिलीट हो गया तो क्या बनेगा, एक्स ओ। ओ का यहाँ पे यही मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो गया, यानी कि सिर्फ एक एक्स प्रेजेंट है। तो अब जब सिर्फ एक प्रेजेंट होगा एलील तो उसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। जब ऐसी कंडीशंस बनती हैं ट्राइसोमी और मोनोसोमी जैसी, जिसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उनमें ऑल्टरेशन होता है, इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होते हैं और इनसे ही डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का पहला एग्जांपल था डाउन सिंड्रोम, इसको हम देखते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी होती है, यानी कि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है। इस डिसीज को सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है लैंगडन डाउन इन 1866, तो इसीलिए इस सिंड्रोम का नाम है डाउन सिंड्रोम। अब हम इसके सिम्टम्स पे आते हैं। पहला है शॉर्ट स्टेचर, देन स्मॉल राउंड हेड होगा, फरोड टंग। फरोड टंग का मतलब जो टंग है उसके सरफेस पे बहुत सारे ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे। जैसे सपोज ये टंग है तो उसके सरफेस पे बहुत सारे ग्रूव्स यानी कि गड्ढे जैसे प्रेजेंट होंगे। देन पार्शियली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक पाम ग्रीसेस एंड फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता। और कुछ और सिम्टम्स हैं, फ्लैट बैक ऑफ हेड, मेनी लोब्स ऑन द फिंगर टिप, ब्रॉड फ्लैट फेस, बिग एंड रिंकल्ड टंग, और इन्हें कंजेनाइटल हार्ट डिसीज भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस डिसऑर्डर में
जो एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो ये जो डिसऑर्डर है ये मेल में प्रेजेंट होगा, यानी कि एक्स वाई के साथ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो एक्स एक्स वाई हो जाएगा। अब जब हम कैरोटाइप लिखते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देन एक कॉमा के बाद हम लिखते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इस केस में कैरोटाइप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वैसे हमारे नॉर्मली 46 होते हैं, बट एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो कितने हो जाएंगे 47, फिर कॉमा आएगा और फिर सेक्स क्रोमोसोम क्या है एक्स एक्स वाई, तो इसका कैरियोटाइप क्या हो जाएगा 47 कॉमा एक्स एक्स वाई। ठीक है, सिम्टम्स पे आते हैं। ओवरऑल तो डेवलपमेंट मेल्स की तरह ही होता है, बट कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे, सच एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में होता है और इसमें एक एक्स जो होता है वो डिलीट हो जाता है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा। तो इसका कैरियोटाइप क्या होगा, नॉर्मली कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, अब एक क्रोमोसोम कम है तो इसमें कितने होंगे 45 कॉमा एक्स ओ, और यहाँ ओ का मतलब वही है कि एक क्रोमोसोम जो है एक्स वो एब्सेंट है। ठीक है, अब इन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं और ये भी स्टेराइल होती हैं क्योंकि जो ओवरीज होती है वो रूडिमेंट्री होती है, मतलब ओवरीज जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई, वो इमेच्योर होती है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। इफ यू लाइक माई टीचिंग देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।